हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य में। तो आज मैं आया हूं दिसंबर मंथ के करंट अफेयर एनालिसिस के पार्ट 5 को लेकर, जो कि दिसंबर मंथ का आखिरी होगा, यानी 2019 का ये आखिरी हम लोग करंट अफेयर एनालिसिस आज डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैंने जून से लेकर नवंबर मंथ तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या ऊपर राइट साइड जो आई आइकन है वहां से भी आप वीडियोस के लिंक पर डायरेक्टली जा सकते हैं। इसके साथ ही एक और बात बताना चाहूँगा कि जो हमारे इवनिंग सेशन में जो करंट अफेयर एनालिसिस की जो क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज चल रही है, उसका भी मैंने जून से लेके अक्टूबर तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और नवंबर का आज हम लास्ट वहाँ पे भी करेंगे, यानी आज शाम को। ठीक है, तो इन सारे वीडियोस का लिंक जो ऑलरेडी हो चुके हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या ऊपर ये जो राइट साइड आई आइकन है वहाँ से भी जा सकते हैं, या साथ ही में आप हमारे साथ टेलीग्राम या ट्विटर, आप कहीं भी हमारे साथ जुड़ेंगे तो इन दोनों ही जगह मैं सही टाइम में, जब भी वीडियो रिलीज होता है यूट्यूब में, नोटिफिकेशन भले आए या ना आए, क्योंकि कभी कभी होता है कि यूट्यूब से नोटिफिकेशन लेट से आती है, तो वैसे सिचुएशन में आपको टेलीग्राम और ट्विटर में एकदम टाइम पे मिल जाएगा। तो इन दोनों का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये सारे से आप मतलब सही टाइम में आपको वीडियोस का लिंक और पीडीएफ एक साथ ही एक जगह मिल जाया करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि हमेशा की तरह शुरू करने से पहले एक मैप का क्वेश्चन करते हैं। तो जो आज का मैप क्वेश्चन है, सबरीमाला टेम्पल इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। देखिए, सबरीमाला जो इशू है ये एक 2018 का मेन वर्डिक्ट था जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। तो एक तरह से करंट अफेयर से 2018 का है, बट ये 2019 में क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज उनके द्वारा बोला गया, मतलब चीफ जस्टिस के द्वारा, कि हम अब जो 2018 में जो वर्डिक्ट दिया गया था वो 3:2 रेशियो से वो मतलब सबरीमाला के इशू में वो वहाँ पे वर्डिक्ट दिया गया था कि जितने भी उम्र के फीमेल हो उनको सभी फीमेल को वहाँ अलाउ किया जाए, ऐसा वहाँ पे वर्डिक्ट आया था। बट वो था 3:2, ठीक है, यानी 2 लोग सहमत नहीं थे, 3 लोग सहमत थे। टोटल 5 बेंच का पांच बेंच का वो गठन किया गया था, वो बेंच, और उसके मतलब 5 जज का बेंच वहाँ पे गठन किया गया था। और अभी जो बोला जा रहा है ये यहाँ पे 7 जजेस का बेंच को गठन करने की बात हो रही है, जो अभी आगे फर्दर इससे रिलेटेड केस, मतलब ये वापस से एक रिव्यू पिटिशन का जो एक्सेप्ट किया गया है उसको किया जाएगा 7 जजों के बेंच से द्वारा। ठीक है, तो इसीलिए ये थोड़ा फिर से न्यूज में आ गया, तो थोड़ा देख लेते हैं इससे रिलेटेड ये कहाँ है, और स्पेशली ये कहाँ है ये तो आपको पता हो गया केरल में है, बट आसपास के लोकेशन को जानना जरूरी है। तो ये देख लीजिए, ये सिचुएटेड है आपको हिल टॉप जो कि लगभग 480 मीटर ऊपर है। हाँ, कौन से में डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको पथनमथिट्टा जो डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट जो कि केरला में आता है, वहां पे ये है। और जो मोस्ट फेमस चीज है, ये पेरियार टाइगर रिजर्व के पास में है। ठीक है, तो ये हो गया पेरियार नेशनल पार्क, और यहीं पर आपको पेरियार टाइगर रिजर्व भी है, इसी के पास में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे एक पंपा रिवर है, जस्ट ये आपको सबरीमाला से ऐसे करके क्रॉस होती है ये जो एरिया से। ठीक है, ये पंपा रिवर भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है पूछ सकता है कि किस बैंक में, किस रिवर के बैंक में सबरीमाला टेम्पल का हिल है, तो वो पंपा रिवर है। ठीक है, और आसपास में एक और रन्नी फॉरेस्ट डिवीजन है। ठीक है, ये हो गया आपको तमिलनाडु और केरला का ये बॉर्डर भी। ठीक है, तो कुछ ज्यादा दूर नहीं है। थोड़ा इसे नीचे अगर आ जाएंगे तो अगस्त्य मेला हिल्स जो थेनी है, थेनी में हमने हाल ही में पढ़ा था क्या, जो हम लोग न्यूट्रिनो प्रोजेक्ट जहाँ पे कर रहे हैं, तो ये एरिया आप जो वेस्टर्न घाट का जो एरिया काफी ज्यादा हमेशा न्यूज में रहता है, कुछ ना कुछ वजह से तो रहता ही है। तो ये सब से रिलेटेड आसपास के लोकेशन को जानना आपके लिए काफी जरूरी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। जैसे की तरह मैप हमने कंप्लीट कर लिया, चाहे मॉर्निंग हो इवनिंग, जो हर दिन जो ये मैप कर जा रहे हैं ना, तो इससे क्या होगा, लास्ट में एग्जामिनेशन के टाइम में आपके पास एक पूरा मैप का पूरा सेट ऑफ कलेक्शन रहेगा। ये तो मैं करा ही रहा हूँ, इसके अलावा भी मैं एक और लेके आऊंगा जहाँ पे आपके सारे मैप क्वेश्चन एक साथ एक जगह आपको रहेंगे, जिससे और ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकें। वो मैप का भी मैं वीडियो सीरीज लेके आऊंगा जैसे ही ये कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, तो आज का पहला टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से रिलेटेड हम किसमें लिख रहे हैं, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में। क्यों लिख रहे हैं अभी थोड़ी देर में जान जाएंगे। तो कैबिनेट के द्वारा ऑथराइज किया गया एनएचआई, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उनको ये बोला गया कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड का मतलब सेटअप करें, और जिससे क्या हो कि मोनिटाइज किया जा सके नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को। मोनिटाइज मतलब ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जा सके नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा आने का, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अच्छे से ध्यान दे रहा हो। तो इस तरह का ट्रस्ट अगर होगा तब तो वो मैनेज कर पाएंगे ना। तो इस तरह का एनएचआई को बोला गया कि आप इस तरह का कुछ गठन करें इस ट्रस्ट का। ठीक है, तो ये ट्रस्ट है क्या एक्चुअली में,
तो एनएचआई के द्वारा ये जैसा कि बोला गया है, ये ट्रस्ट को गठन किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसको ये INVIT से रिलेटेड भी अपने शॉर्टकट में बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। और ये जो बोला जाएगा, मतलब ये बनाया जाएगा एज पर INVT, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये गाइडलाइन किसके द्वारा इशू किया जाएगा? सेबी के द्वारा, जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ठीक है, सेबी के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है इस टॉपिक का, सेबी। इसके अलावा अंडर INVIT जो है ना, इसमें बोला जा रहा है कि हाईवे प्रोजेक्ट विल बी बंडल्ड, एक बार में जितने भी हाईवे प्रोजेक्ट है, मान लीजिए 50-100 टोटल जितने बनाना है, वो एक बार में बंडल किया जाएगा और उनको एक मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल के तौर पे इन्वेस्टर्स को वहां पे ऑफर किया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए 100 हाईवे बनाना है, उसके बाद फिर एक तरह से ऑक्शन हुआ या कुछ भी, इन्वेस्टर्स को वहां बुलाएंगे, बोलेंगे कौन कितना यहाँ पे किस जगह में करना चाह रहा है इन्वेस्ट, तो उस हिसाब से आप आए, हम यहाँ पे ऑफर दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का बोला है कि बंडल करने के लिए पहले। उसके अलावा ये जो SPV बनाया जाता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये क्या करेगा कि ट्रेड, ये ना एक तरह से स्टॉक एक्सचेंज में भी ना ये ट्रेडिंग का काम करेगा। मतलब ये आप यानी अब ऐसा होगा कि हाईवे प्रोजेक्ट्स भी ना आप स्टॉक एक्सचेंज में देखने को मिलेगा कि कौन कितने कंपनी शेयर्स अपना लगाना चाह रहे हैं। इसी ये जो इन्वेस्टमेंट, कोई एक पर्टिकुलर कंपनी तो ले लेंगे इन्वेस्टमेंट, बट उसके बाद कौन कितना उस पर्टिकुलर कंपनी में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सब चीज भी आप स्टॉक एक्सचेंज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो इसका मेन सिग्निफिकेंस और इसका एक्सपेक्टेड आउटकम्स देखा जा रहा है कि जो NHI है ना, वो पूरी तरह से मतलब मोनिटाइज और करने में तुल गया है कि नेशनल हाईवेज को किस तरह से किया जा सके। मोनिटाइज मतलब किस तरह से ज्यादा रेवेन्यू निकाला जा सके, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर देते हुए कैसे रेवेन्यू निकाला जा सके, टोल कलेक्शन कितना ज्यादा बेहतर किया जा सके, जैसे अभी फास्टैग का अभी निकाला गया है, हमने रिसेंटली पढ़ा भी था। तो ये सब चीज कैसे कैसे करके धीरे धीरे आ सकेगा, तो इस पे पूरा तरह से ये फोकस होगा। और इस तरह का जब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का गठन हो जाएगा, तो और ज्यादा ये एक फ्लो में आ जाएगा, ठीक है। लगभग 36,000 करोड़ के लगभग में NHI ने इस बार बजटरी सपोर्ट भी मिला है कि आप इस तरह का प्रोजेक्ट में करें, ठीक है। ये 36,000 करोड़ तो बजटरी सपोर्ट है, इसके अलावा लगभग 75,000 करोड़ ये बोले जा रहे हैं कि आप मार्केट से फाइनेंस, मतलब इस तरह का उठाएं और टोटल इतना का इन्वेस्टमेंट आप कराएं, ठीक है। और ये मार्केट का इन्वेस्टमेंट मतलब जो भी इन्वेस्टर से रिलेटेड जो बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज करने का बात बोल रहा है कि इतना तो गवर्नमेंट सपोर्ट करेंगे, बट इसके अलावा जो एक्स्ट्रा है ना, वो आप मार्केट से वसूली करें, मतलब मार्केट से इन्वेस्ट करने के लिए बोले, ठीक है। तो ये सब चीज बहुत ही अच्छा ये प्रोजेक्ट है। चलिए देखते हैं और भी कुछ इससे रिलेटेड हम थोड़ा जान लेते हैं कि क्या है इससे रिलेटेड, क्योंकि ये जो आपको रोड से रिलेटेड है ना, तो ये अभी हर एक बात है। आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से रिलेटेड भी आपको पढ़ना जरूरी है कि कैसे विलेज टू विलेज अभी ये हर जगह हम पहुंच चुके हैं, रेलवे मतलब रोड्स को लेके, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे आ रहा है, भारतमाला प्रोजेक्ट, जो कि अभी हाईवे से रिलेटेड इतना बंडल ऑफ हाईवे लेने का बात हुआ है, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है भारतमाला, जिसको ऑलरेडी चल रहा है इसका ऊपर काम, तो बोल रहा है कि ये गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो कि एडुकेट फंड चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए, वो भी टाइमलाइन के मुताबिक। तो ये जो फंड है अब अच्छे से ले पाएंगे अगर यदि इस तरह का प्राइवेट इन्वेस्टर्स को इसमें मतलब खुला ऑप्शन और एक बार में बंडल वे में अगर ये दे रहे हैं, तो क्या होगा, प्राइवेट इन्वेस्टर अच्छे से अच्छे आएंगे और ज्यादा से ज्यादा करके ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा भी सकेगा और अच्छे तरीके से टोल भी कलेक्ट किया जा सकेगा, ठीक है। तो अच्छा, ये भारतमाला प्रोजेक्ट क्या है, तो ये एक सेकेंड लार्जेस्ट हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, जो कि NHDP यानी नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये किया गया था, ठीक है। जो इसमें लगभग 50,000 किलोमीटर हाईवे का इसमें रखा गया है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। 50,000 किलोमीटर, आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा किलोमीटर होगा। आप जब नॉर्थ से साउथ अगर जाते हैं तो लगभग कितना किलोमीटर हो जाता है, एक बार जाके आप गूगल कर लीजिएगा कि नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से, सॉरी ये हो गया साउथ, ये और ईस्ट से आपको वेस्ट टोटल कितने किलोमीटर है, आप ये अभी जस्ट गूगल करिए और सोचिए कि इतना ज्यादा डिस्टेंस है। और यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे तो 50,000 किलोमीटर का बात कर रहे हैं, ये नॉर्थ साउथ भी तो मतलब आपको 10,000 भी नहीं मिलेगा। आप एग्जैक्ट फिगर वहां थोड़ा देख लीजिए। मैं अगर आप एक बार देख लेंगे ना, तो इससे क्या होगा, आपके मन में तो और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगा कि ये कि एक एक चीज जब भी आप कर रहे हैं ना, वो सब कुछ आपके दिमाग में चिपकता जाएगा। जब एग्जामिनेशन में ऐसे आएगा ना, तो आपको ना आते हुए भी ना आपको वो सब चीज याद आने लगेगा कि आपने इस तरह का सॉल्व किया था, आपने कमेंट बॉक्स में ये सब चीज लिखा था। तो आप बस कुछ भी हो, थोड़ा इस तरह का चीज जो भी मैं बोलूँ ऑनेस्टली बस करते रहिए। एग्जामिनेशन के बाद आप मुझसे बात करिएगा कि हाँ ये चीज आया या नहीं आया, ठीक है। तो NHI के बारे में अब थोड़ा जान लेते हैं। तो NHI के एक पार्लियामेंट का एक्ट के द्वारा बनाया गया है, जिसका नाम था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1988 में। बट ये NHI एक्ट तो 88 में आया था, बट ये जो अथॉरिटी है ना, ऑपरेशनलाइज हुआ था, मतलब काम करना शुरू कर दिया था 95 में, लगभग 7 साल बाद, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया हाईवे से रिलेटेड। तो मैं एक और क्वेश्चन आप लोग से बेसिक सा पूछ लूं कि अभी के जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है, ये थोड़ा एक बार गूगल कर ले और फिर
ऐसे कोई एग्जाम में डायरेक्टली यूपीएससी नहीं पूछता है, भले ही कोई स्टेट पीसीएस या कोई और एग्जाम पूछेगा, बट यूपीएससी नहीं है। बस एज अ जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट के ऊपर काम होने वाला है, तो कौन है ये हमारे मिनिस्टर। ठीक है, मैं बता दूं तो हिंट पे कि वो नागपुर के कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है अगला टॉपिक। तो ये है आपका फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये FCEV। ठीक है, ये हमें स्टेट से न्यूज वाले सेक्शन में लिखना है, क्योंकि इसमें जो स्टेट इन्वॉल्व है वो स्टेट नहीं, वो हमारे देश का कैपिटल है, यानी दिल्ली, न्यू दिल्ली के आसपास के एरिया से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला जा रहा है कि आप जल्द से जल्द हाइड्रोजन सेल टेक्नोलॉजी यूज करके व्हीकल्स अपना लाइए। किस एरिया में, कि नेशनल कैपिटल रीजन एरिया है ना, इस एरिया में आप लेके आइए, ताकि पोल्यूशन से और ज्यादा फाइट किया जा सके। ये ऑड और इवन को छोड़िए और आप शुरू करिए ये हाइड्रोजन सेल टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो दूसरे कंट्री यूज कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करें। तो इस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, मतलब इस तरह से अपना डायरेक्शन दिया कि आप इस तरह का काम करिए। ठीक है, तो ये नेशनल कैपिटल रीजन क्या होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको अच्छे से पता होगा कि ये दिल्ली नेशनल कैपिटल जो एनसीआर एरिया है ना, ये आप तो एक दिल्ली हो गया, पूरा का पूरा दिल्ली का टेरिटरी। ठीक है, उसके अलावा दिल्ली से जुड़े हुए जितने भी स्टेट्स है ना, उसके जो भी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जो इससे दिल्ली से जुड़े हैं, वो सारे एरिया आपको एनसीआर से ही आते हैं। ठीक है, जैसे इधर गाजियाबाद हो गया, आपको इधर फरीदाबाद मिलेगा, इधर गुरुग्राम मिल जाएगा, तो उसके अलावा और भी आपको जो भी कनेक्टेड है ना, वो सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एनसीआर इसको कहलाते हैं। ठीक है, और नोएडा भी इधर हो गया, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे अभी बहुत सारे चीज भी, एक्टिविटीज भी हुए, बहुत सारे वहाँ पे मीटिंग समिट्स भी हुए, है ना। फिर क्या है, अब हाइड्रोजन सेल से रिलेटेड थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन सेल से रिलेटेड आपको इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कैसे क्या काम आने वाला है। तो ये एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा, जो कि इंटरनल कंबशन इंजन इस को रिप्लेस करके खुद में ये जाएगा। ठीक है, जो अभी नॉर्मल व्हीकल होता है ना, जिसमें कंबशन इंजन नॉर्मल जो होता है, उसको अब रिप्लेस करके ये करेगा, और ये फ्यूल सेल स्टैक को रिप्लेस करने वाला है। ठीक है, जो फ्यूल वाला पेट्रोल या डीजल वाला है, उसको ये करेगा हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल, मतलब हाइब्रिड मतलब मिक्सर चीज है। ठीक है, कोई एक चीज नहीं है यहाँ पे। ये जो हाइड्रोजन सेल टेक्नोलॉजी है ना, ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनने वाला है। ठीक है, उसके अलावा ये भी बोल रहा है कि जो ऑनबोर्ड सोर्स होगा ना पावर का, वो हाइड्रोजन से लेगा वो, उसके साथ साथ वो एडवांस बैटरी सिस्टम भी है, इसलिए इसको हाइब्रिड बोला जा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन से भी वो लेने वाला है, उसको इंक्लूड करेगा अपने जो भी सिस्टम है, और ये एडवांस बैटरी सिस्टम भी है, नॉर्मल बैटरी नहीं है जो भी होता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में ना, वो नॉर्मल बैटरी नहीं, एडवांस बैटरी सिस्टम के साथ हाइड्रोजन होगा। ठीक है, इसके अलावा बोल रहा है कि जो फ्यूल सेल है ये कंबाइन करेगा, क्या करेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, और जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक करंट, और ये इलेक्ट्रिक करंट फिर क्या करेगा, धीरे धीरे करके कैसे करके वो बैटरी को मतलब हम यूज कर पाएंगे एज अ व्हीकल को रन करने में, वो हम यहाँ से फिर यूज करेंगे। ठीक है, और जो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, वाटर ऑफ कोर्स, तो ये वाटर बीइंग द ओनली बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं, H2 और O2, तो इससे क्या होगा, H2O तो बनना है, उसके अलावा बाई प्रोडक्ट और भी एक गैस आएगा, पर H2O तो बनना ही है ना, तो इसलिए ये बात यहाँ पे बोल रहा है कि वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट इसमें से निकलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो फ्यूल सेल है ना, वो क्या करेगा, जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस मतलब क्या हो गया, आप यहाँ पे जो है केमिकल्स जो भी है ना, ये सब सारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके ये फिर क्या करें, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसलिए इसको कहा गया इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रोकेमिकल है, आपको इलेक्ट्रो मैग्नेटिक बोल सकता है, इलेक्ट्रो कुछ और बोल सकता है, बहुत सारे ऐसे टर्म है, तो आपको इस चीज का क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि एंड देयर आर नो मूविंग पार्ट्स इन द फ्यूल सेल, मतलब किसी तरह का मूविंग पार्ट्स नहीं है, जैसा मोटर चल रहा है, जनरेटर ऐसा चल रहा है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है, जैसा और व्हीकल्स में होता है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए अगर कुछ चीज मूविंग नहीं है ना, तो अगर देखिए, अगर कोई बॉडी यहाँ पे यहाँ से इसको इससे अटैच की है, ठीक है, अगर ये मूविंग पार्ट है, ये शेक कर रहा है, तो शेक करेगा ना, तो कुछ साल बाद क्या होगा, उसका जो है ना वैल्यू, मतलब उसका जो प्रॉपर्टी है ना, वो धीरे धीरे लूज करेगा, वो सारा उसका जो भी है ना, जितना अभी ये जितना स्ट्रेंथ है ना, वो कल को जाके थोड़ा लूज करेगा। बट अगर ये मूविंग पार्ट नहीं है ना, तो जैसा है ना वो वैसा ही रहेगा बहुत सालों तक, रिड्यूस करेगा बट उतना नहीं करेगा जितना मूविंग पार्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एक और अच्छा बेनिफिट होगा। इसके अलावा ये ऐसा एक्चुअली में डिफरेंट कैसे है इलेक्ट्रिक व्हीकल से, ये तो हम अभी दूसरे व्हीकल्स के मतलब पेट्रोल या डीजल कार से हम कंपेयर करके बात किए। अब अगर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो अभी नॉर्मली बहुत सारे कार या 2 व्हीलर या 3 व्हीलर यूज कर रहे हैं, तो ये कैसे डिफरेंस है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, ये जो होता है, ये क्या करेगा, मतलब एनर्जी, ये डज नॉट स्टोर एनर्जी। ये जो हाइड्रोजन वाला है ना, ये कोई एनर्जी किसी जगह में किसी बैटरी में स्टोर नहीं करता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या करता है, वहां पे बैटरी लगा हुआ है, उसको आप चार्ज करिए, एनर्जी वहां स्टोर हो गया, उसके बाद आप 50 या 100 किलोमीटर जितना का रेंज होगा उस हिसाब से आप उसे चला सकते हैं। बट यहाँ पे बोल रहा है ये हाइड्रोजन वाले में, यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि आप एनर्जी किसी जगह स्टोर कर रहे हो और उसके बाद चला रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा पेट्रोल या डीजल वाला कार होता
था कि आप इधर पेट्रोल भरा दिए और इधर से यूज करे जा रहे हैं, पेट्रोल भरा रहे हैं इधर से यूज कर, तो वैसा ही ये भी है कि आप जितना ही इसमें चीज सप्लाई कर रहे हैं उतना ही आप उसी तरह का यूज भी कर सकेंगे। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि कुछ चीज है ये पेट्रोल डीजल व्हीकल से कंपेयर कर सकते हैं, बट ये इलेक्ट्रिक व्हीकल से काफी डिफरेंट है। ठीक है, और ये पोल्यूशन फ्री होगा, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर एरिया में लाने का ये बात दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला टॉपिक क्या है। तो आपको अगला टॉपिक मिल जाएगा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। RICAT, RISAT, सॉरी CAT बोल दिया। तो RISAT जो 2BR1 है ना, इसको हम इसरो वाले सेक्शन में लिखेंगे क्योंकि ये इसरो के द्वारा ही लिया गया, मतलब लॉन्च किया गया था। है क्या है, चलिए देखते हैं। तो आप PSLV से रिलेटेड तो सुने ही होंगे। तो ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा ये RISAT जो लॉन्च किया गया है, वो भी ये 50th फ्लाइट हुआ है ये PSLV का। ये PSLV 48 पर लिखे, ध्यान दीजिएगा, पर ये है 50th। क्यों? क्योंकि दो जो है ये यहाँ पे वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुए थे। ठीक है, पर ये PSLV का ये 50th फ्लाइट है, पर इसका नाम है PSLV C48। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। ठीक है, ये सक्सेसफुली लॉन्च किया क्या, रिसेट 2BR1 को। ठीक है, और ये रिसेट 2BR1 तो लॉन्च किया ही PSLV अपने साथ, इसके साथ साथ 9 कमर्शियल सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया है। कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये एकमात्र हमारा जो है जहाँ से हम लोग लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो ये श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश में। आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, मैं भूल गया आपको मैप का यहाँ पे लगाने का, वरना आपको अच्छे से मैं दिखा भी देता होगा। तो आप लोग प्लीज गूगल कर लीजिए, और बहुत ही प्यारा जगह, एकदम आइलैंड जैसे, एकदम सेपरेटेड साइड में है। जब भी कुछ ऐसा लॉन्च होता है वहाँ पे ढेरों पब्लिक वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं इस लॉन्चिंग जो भी कुछ होता है ना सैटेलाइट पर देखने के लिए। तो ये PSLV का 50th सक्सेसफुल मिशन रहा। ठीक है, जिसमें बोला जा रहा है कि 75th लॉन्च व्हीकल मिशन फ्रॉम सतीश धवन सेंटर से ये हुआ है। ठीक है, सतीश धवन से लगभग 75th हुआ है। PSLV का ये 50वां था। ठीक है, दूसरा इसमें बोला जा रहा है कि ये जो रिसेट 2BR1 है, ये एक रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। मतलब ऑब्जर्वेशन करने का ये काम करेगा अर्थ में जहाँ पे क्या चल रहा है। ये एक ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट पर्टिकुलर मैक्सिमम सारे कंट्रीज का है। तो ये हमारा भी एक, और ऑलरेडी हमारे स्पेस में बहुत सारे ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हमने छोड़ के रखा था, ये एक और सैटेलाइट हो गया। इससे और क्या होगा कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट में ना और ज्यादा अच्छा हम लोग निगरानी, मतलब निगरानी है ना, वो रख पाएंगे। ठीक है, और ये जो 2BR1 है ना, इसका 5 साल का मतलब मिशन लाइफ है। 5 साल के बाद इसका फ्यूल खत्म होने का चांसेस है। ठीक है, इसके अलावा जो और 9 सैटेलाइट हमने कमर्शियल वे में भेजा था, वो थे इसराइल के कुछ सैटेलाइट थे, इटली के थे, जापान के थे और USA के थे। सोचिए ये सारे कंट्रीज भी हमारे साथ भेज रहे। क्यों? ऐसा क्या बात है? क्योंकि हम जो है ना बहुत ही सस्ते दाम में, मतलब बहुत ही चीप रेट में हम लोग भेजते हैं, पर क्वालिटी मतलब भेजते बहुत अच्छे से, जहाँ पे उनको पहुंचाना है हम वहीं पहुंचाते हैं। बट हमारा जो अमाउंट है ना, जो रेट है ना, वो बहुत कम है बाकी दुनिया के कंपेयर में। तो इसलिए ना बहुत सारे देश है जो हमारे लॉन्चिंग व्हीकल से ही छोड़ना चाहते हैं। जब भी हम लोग कुछ लॉन्च करना चाहते हैं तो हमारे साथ ही वो लोग रेडी हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो सैटेलाइट है, ये जो लॉन्च किया गया है, ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो हमारा कमर्शियल अरेंजमेंट है ना, उसके तहत ये लॉन्च किया गया। ठीक है, इससे रिलेटेड भी हमने हाल ही में डिस्कस किया था, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को याद होगा। नहीं तो प्लीज आप लोग पहले की वीडियोस देखिए, जब देखेंगे तो आपको, जब मैं इस सब टाइम में बोल रहा हूँ ना, तो आपको वो अचानक से याद आना चाहिए। जब भी मैं ऐसा कुछ बोलूँ फटक से आपको याद आना, हाँ हमने ये पढ़ा था। क्योंकि ऐसा क्या होगा, अगर मैं अभी भी हाँ ये सब चीज बताने लगूँ तो एक एक क्लास, एक एक टॉपिक ही ना पूरा क्लास खा जाएगा। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज में अगर आप भी कॉपरेट करते रहे तो और अच्छा इजी हो जाएगा हमें आगे का जो भी स्टडी है। ऊपर से ये दिसंबर लास्ट है अभी, और अभी हमारे 4 जनवरी से लेकर अप्रैल तक 4 महीने का करना है, और वो जल्द हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। एग्जाम डेट अभी जुलाई से पहले तो होने वाला नहीं है। ठीक है, तो बैकग्राउंड में अगर यदि ये रिसेट के बारे में जानेंगे, तो जब फर्स्ट टाइम जो इसको डेवलप किया गया था, ये 2009 में अप्रैल 20 को ये किया गया था। और रिसेट 2 जबकि उसके बाद जो ये हुआ था ना, वो सिंथेटिक एपर्चर रडार को यूज करते हुए इंडियन फोर्सेस को हेल्प करने में, मतलब इंडियन फोर्सेस को वेदर सर्वेलेंस है ना, उस सबसे रिलेटेड हेल्प करने में बहुत अच्छा फायदेमंद हुआ। ठीक है, आपने उरी मूवी देखा होगा, तो उरी मूवी में आपने देखा होगा कि किस तरह से वो लोग अपना जो इंडियन सैटेलाइट है उसका यूज करके कैसे करके लोकेशन निकाल रहे थे। तो वो सिर्फ अपना सैटेलाइट से निकाले थे, ऐसा नहीं है कि US या किसी और कंट्री के ऊपर हम लोग डिपेंड थे, क्योंकि वो लोग तो ऐसे देंगे नहीं जब तक वो, क्योंकि वो उनके साथ सपोज करिए चाइना का या US का हम लोग यूज कर रहे हैं, तो चाइना के साथ US भी, मतलब पाकिस्तान भी है उनके पार्टनर, और हम भी है पार्टनर, तो ऐसा वो क्यों करेंगे। बट हम लोग के पास अगर अपना खुद का है तो हम लोग अपना जो ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ना, ये सब भेज रहे हैं, तो ये वही काम करता है। तो हम लोग अपने बॉर्डर एरिया में ना इसे बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। ठीक है, और कर भी रहे हैं, है ना। उसके अलावा जो 2008 का जो मुंबई अटैक हुआ था ना, उसके बाद ये जो रिसेट 2 जो भेजा गया, उसको और भी अच्छे तरीके से इसमें सी बैंड सार रडार डाल के भेजा गया, जो कि पूरी तरह से रेडी नहीं था, बट इजराइल बिल्ड जो एक्स बैंड था ना, उसके रडार की मदद से
ये और भी अच्छे से यूज़ करके मतलब हम लोग जब 2008 का अटैक हो गया ना, क्योंकि जो अटैक हुआ था वो कहाँ से आए थे, वो सी रूट से आए थे। अगर हमारा रडार सिस्टम सही रहता तो हम लोग उसके इमेजेस और अच्छे से निकाल पाते, कौन था उसके साथ, किस तरह से वो आए थे। तो ये सब चीज़ नहीं मिला था, तो उसके बाद और हम ज़्यादा चौकन्ना हो गए ये सब मामले में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक में। इसरो से रिलेटेड वैसे भी हम बहुत सारे अभी आगे भी करते रहेंगे, तो प्लीज़ आप लोग और अच्छे से रिवीजन करते रहिए, क्योंकि इसरो हो या यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो या नासा हो, बहुत सारे कंफ्यूजिंग चीज होंगे, बहुत सारे कंफ्यूजिंग टॉपिक होंगे। तो आपको ये सब थोड़ा थोड़ा अगर यदि समझ समझ के करते रहेंगे ना, तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा, अच्छे से दिमाग में रख पाएंगे, क्योंकि ये सब सारे चीज जो भी साइंस से रिलेटेड है ना, और ज्यादा थोड़ा हो जाते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है आपको बायोसिमिलर मेडिसिन। ठीक है, बायोसिमिलर मेडिसिन आपको WHO वाले सेक्शन में हम लिखने वाले हैं। ठीक है, क्यों लिखने वाले हैं, क्योंकि WHO के द्वारा ही एक प्री क्वालिफाइज किया गया फर्स्ट बायोसिमिलर मेडिसिन, जिसका नाम रखा गया है ट्रास्टुजुमब। ठीक है, ट्रास्टुजुमब रखा गया है। ये है क्या, ये इंक्रीज करेगा वर्ल्ड वाइड एक्सेस टू लाइफ सेविंग ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट। ये जो ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट में मेडिसिन दिया जाता है ना, उसमें ये ट्रास्टुजुमैब जो है ना, ये बहुत ही अच्छे मायने में काम आता है। तो इसका सबसे पहले बायोसिमिलर मेडिसिन WHO ही इनको लॉन्च कर दी है। ठीक है, बायोसिमिलर होता है क्या, मैं अभी अब थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, बट बायोसिमिलर इसके द्वारा लॉन्च किया गया है, अप्रूव किया गया है। थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा आगे जाके, अभी आगे पहले ट्रांसटुजुमैब जो है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, जो कि इंक्लूड किया गया है WHO के एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में। ठीक है, एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में अगर यदि किसी को डाल देना, तो वो एकदम वर्ल्ड वाइड एक्सेस होना चाहिए सभी को, क्योंकि जो भी WHO का मेंबर है ना, उनको ये वर्ल्ड वाइड बहुत ही सस्ते दाम में मिलना चाहिए। ये वहाँ का एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट का ये फंडा है। ठीक है, उसके ऊपर से क्योंकि देखा गया कि लगभग 20% ऑफ द कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर है ना, वो इस मतलब 2015 में इसी की वजह से, मतलब ये जो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में लाने का वजह यही था कि जो भी मैक्सिमम जो कैंसर पेशेंट हो रहे हैं, वो 20% ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल लगा WHO को कि इसको इस लिस्ट में लाया जाए। उसके अलावा जो ब्रेस्ट कैंसर है ना, इज द मोस्ट कॉमन फ्रॉम अ कैंसर इन वुमेन ऑफ, मतलब वुमेन में अगर यदि किसी तरह का जो कॉमन कैंसर देखा गया ना, ज़्यादातर वुमेन के अंदर, तो ब्रेस्ट कैंसर देखा गया। तो इसलिए और ज़्यादा थोड़ा जागरूक हो गए, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट करना और वुमेन से रिलेटेड कितना ज़रूरी है हमारे धरती के लिए, वो आप समझ ही सकते होंगे कि उनके बिना कुछ भी आगे नहीं है, कुछ भी पीछे नहीं है। वो जितना स्ट्रगल करते हैं दुनिया में, और कोई भी चीज़ स्ट्रगल नहीं करते, कोई और प्राणी स्ट्रगल नहीं करते, है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि लगभग 2.1 मिलियन वुमेन, मतलब ये जो ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड 2018 में ही पाए गए, सिर्फ एक साल का ये डेटा है। तो लगभग 6,30,000 जो है ना, ये पाए गए कि जिसमें से मरे हुए मिले। ठीक है, 2.1 मिलियन में 6,30,000 तो मरे हुए मिले। एक 1 मिलियन में 10 लाख होता है। ठीक है, उसके अलावा जो उसमें बहुत सारे जो है ना कि डायग्नोसिस सही टाइम में नहीं होने की वजह से, या अफोर्डेबल ट्रीटमेंट नहीं देने की वजह से ये हुआ। तो अगर जब ये एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में आ जाएगा ना, तब ये इस तरह के जो ट्रांसटुजुमैब है ना, ये आसानी से किसी का बने, हर कंट्री में जो भी मेंबर है वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो हम ये जितना ज़्यादा हो सके वुमेन को इस ब्रेस्ट कैंसर से बचा सकेंगे। ठीक है, अब जानते हैं ये बायोसिमिलर्स क्या है। तो बायोसिमिलर्स का मतलब हुआ कि बायोलॉजिकल मेडिकल प्रोडक्ट जो कि बनाया जाता है फर्स्ट टाइम, ठीक है, बायोलॉजिकल वे में, तो उनके पास उनका पेटेंट होता है। तो जैसे ही पेटेंट उनका खत्म होता है ना, तब वो क्या कर सकते हैं, क्लोन बना सकते हैं। ठीक है, पेटेंट एक टाइम में खत्म होने के बाद क्लोन बनाया जा सके, तो उसी को कहते हैं बायोसिमिलर, मतलब सिमिलर वे में बनाया गया एक तरह से क्लोन। ठीक है, बट उनका क्वालिटी और उनका सब कुछ एकदम एकदम सही होता है। ठीक है, इसके अलावा जो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है ना इस मेडिसिन का, तो ये बायोलॉजिकल मेडिसिन कंटेन एक्टिव सब्सटेंसेस फ्रॉम अ बायोलॉजिकल सोर्स। ठीक है, एक्टिव सब्सटेंसेस होता है जैसे कि लिविंग सेल्स या ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें, तो इसलिए और ज़्यादा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें पूरे वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, तो ये सब थोड़ा कुछ कुछ हो गया, आपको WHO के बारे में भी जान लिया, बायोसिमिलर्स के बारे में भी जान लिया। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। ठीक है, अगला टॉपिक है इको नेटवर्क। ये इको नेटवर्क क्या है, इसे हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वाले में लिख रहे हैं। देखिए, ये इको नेटवर्क से रिलेटेड है, बट इसे हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में लिख रहे हैं। ये कम्युनिकेशन या किसी और चीज में आपको लग सकता है, या ऐसा क्वेश्चन में अगर आपको स्टेटमेंट दे देना, मान लीजिए 3 मिनिस्ट्री का नाम दे दिया, ठीक है, और चौथा नॉन ऑफ द है, ठीक है, और तीनों मिनिस्ट्री में अलग अलग है, कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन है, और उसके ऊपर से फिर आपको कोई और 3 अलग अलग मिनिस्ट्री दे दिया, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स दिया ही नहीं, तो आप ना वो तीनों में से एक करके आएंगे पक्का, मैं इतना गारंटी के बोल रहा हूँ, क्योंकि उस जगह में ऐसा टॉपिक है, ये कंफ्यूज हो जाएंगे जो बच्चे ये चीज के बारे में नहीं पढ़ के गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो इको नेटवर्क है ना, इसका मेन काम है कि कैटलाइज करना क्रॉस डिसिप्लिनरी लीडरशिप इन इंडिया हैज बीन रिसेंटली लॉन्च। ठीक है, मतलब ये क्रॉस डिसिप्लिनरी लीडरशिप,
मतलब क्रॉस डिसिप्लिन मतलब होगा कि मैक्सिमम आप हर चीज में एकदम उस्ताद हो, ठीक है। इस तरह का लीडरशिप क्वालिटी लेके आना, लीडरशिप होना चाहिए। लीडर कौन होते हैं? जो हर चीज में ऑलराउंडर है ना। तो आप जो मैक्सिमम आप जो भी हमारे पॉलिटिकल पार्टी देखोगे, लीडर जो होते हैं वो हर चीज में लगभग बहुत ही उस्ताद होते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी बोल दीजिए, ठीक है। तो उसी को लीडर बनाया जाता है ना। तो उसी तरह का या आपकी कॉलेज या आपके स्कूल में भी जो भी जनरल सेक्रेटरी हो या प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट होते हैं, तो वैसे बंदे को आप देखेंगे कि इस तरह का चीज मतलब क्रॉस डिसिप्लिनरी लीडरशिप क्वालिटी उसमें होते हैं। तो यहाँ पे अभी इको नेटवर्क के कंसेप्ट में भी ये चीज लेके आया जा रहा है। क्या है, चलिए जानते हैं आगे। इट इज अ नेशनल प्रोग्राम टू प्रोवाइड template for cross-disciplinary leadership in India with a specific focus on increasing research knowledge and awareness of Indian ecology, ठीक है। Indian ecology and the environment has been launched, ठीक है। मतलब इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड कैसे करके हम रिसर्च नॉलेज और अवेयरनेस ये सब चीज हम कैसे करके और फैला सके, तो उसके लिए अगर यदि हमारे पास क्रॉस डिसिप्लिनरी लीडरशिप वाले लोग को हम ज्यादा से ज्यादा अगर फोकस करके उनको और ज्यादा ग्रूम करें, तो क्या होगा, और ज्यादा फायदा होगा। बट अगर नॉर्मल इंसान को अगर हम ये कर रहे हैं ना, ये इन्वायरमेंट या इनसे रिलेटेड पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, तो उतना ज्यादा हम बेहतर रिजल्ट नहीं ले सकेंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये बात बोल रहा है, इको नेटवर्क के तहत ये चीज बनाने का बोल रहा है। उसके अलावा इसमें जो एम होगा, ट्रेन करना कैसे न्यू जनरेशन को, जो कि जनरेशन ऑफ एडुकेटर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो भी क्या ये अपना क्वालिटी रखते हैं, क्रॉस डिसिप्लिनरी लीडरशिप वाले क्वालिटी रखते हैं, वैसे ये ऐसे क्वालिटी आपको एडुकेटर्स में भी मिल सकते हैं, स्टूडेंट्स में भी मिल सकते हैं। तो इनको आइडेंटिफाई करना है और कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इंटरडिसिप्लिनरी मैनर में, ताकि ये जो टैकल कर सके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, आपको मेडिसिन से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इकोलॉजी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। ये सारे तो प्रॉब्लम्स है, इसको कैसे करके सॉल्व किया जाएगा। तो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को ट्रेन करना होगा जो कि मतलब सक्षम रखते हैं, जिसको ऑलरेडी रुचि है इस चीज से रिलेटेड कि हम कैसे करके और ज्यादा इनोवेटिव कर सके, ठीक है। जिसको कुछ है ही नहीं इंटरेस्ट, आप अगर उनको पकड़ पकड़ के लाएंगे तो कैसे होगा, जिसके अंदर कुछ क्वालिटी ही नहीं है तो कैसे हो सके। तो ये इको नेटवर्क एगो बनाया जा रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत ये किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये जो इनिशिएटिव है ये ड्रॉ किया गया है किसके साथ, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एकेडमिया, एकेडमिया तो लेना ही पड़ेगा ना, एडुकेटर्स और स्टूडेंट्स भी है यहाँ पे। उसके अलावा विद द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। उसके अलावा आपको गाइडेंस मिलेगा प्रोफेसर शैनन ऑल्सन, जो कि डायरेक्टर है इको नेटवर्क है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, प्लीज ध्यान रखिएगा कि डायरेक्टर इको नेटवर्क के जो है वो प्रोफेसर शैनन ऑल्सन है, जिसके बारे में आपको रहना चाहिए, ठीक है। ये सारे लोग यहाँ मिलके आपको इको नेटवर्क बना रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। उम्मीद कर रहे हैं आपको थोड़ा समझ में आया। अगर कुछ भी फिर भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके लिए छोटा मोटा फिर से और थोड़ा डायग्राम्स के वे में बता दूं। अभी मैं यहाँ एग्जैक्टली सब कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मुझे बहुत कुछ कवर करना होगा। बट हाँ, इतना मैं बता देता हूँ कि इतना जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए वो यहाँ पे हो चुका, बट इसके बारे में और थोड़ा डीप एनालिसिस करना है तो वो अभी मैं नहीं करा सकता क्योंकि ये हमारा वो टाइम नहीं है। ये एक मैक्सिमम लोग को ये मुझे रिवीजन कराने के फंडे से मैं आया हूँ यहाँ पे। और जो हमारे दोस्त जो जिसके कुछ कुछ टॉपिक या किसी किसी मंथ के, वो मान लीजिए कोई ऐसा नवंबर मंथ में उनको कुछ घर का काम आ गया था, वो ठीक से नहीं पढ़ पाए अपने करंट अफेयर्स को, तो उन सब के लिए ये चीज है कि ये बहुत ही फायदेमंद होगा क्योंकि पूरा एक साल का जिस्ट जो है ना वो साल है। शायद ही आपको एक आध टॉपिक होगा जो छूट गया है, वरना मैक्सिमम और इंपॉर्टेंट टॉपिक तो छूटा ही नहीं है। बट कुछ कुछ टॉपिक जो छूट गया है तो बहुत ही रेयर है, चांसेस कम है। बट आप अगर यदि होगा तो मैं उससे रिलेटेड भी आपको बाद में कुछ बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप निश्चिंत होकर जैसा मैं बता रहा हूँ करते रहिए, ये मोर देन एनफ होगा आपके लिए, ठीक है। मोर देन एनफ मतलब मोर देन एनफ। अगला टॉपिक है ये डनाकिल डिप्रेशन। ये डनाकिल डिप्रेशन से रिलेटेड यहाँ पे एक था, बोल रहा है इसको हम इंटरनेशनल कंट्रीज वाले सेक्शन में लिखे। आईसी मतलब इंटरनेशनल कंट्री, आईआर मतलब इंटरनेशनल रिलेशन। ये डिप्रेशन ये उनका डिप्रेशन है, ये दूसरे कंट्री है ना, ये यहाँ पे एक जो कंट्री है वो उनका है, हमारा नहीं है, तो इसलिए हम लोग इंटरनेशनल कंट्री में लिख रहे हैं। बट अगर इंटरनेशनल रिलेशन में लिख रहे हैं मतलब ये हमें भी इम्पैक्ट कर रहा है, इंडिया को भी अगर वो कोई कंट्री इम्पैक्ट कर रहा है ना किसी भी रीजन से, तब हम उसे इंटरनेशनल रिलेशन में लिखेंगे, ठीक है। ये सब चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये रिसेंटली स्टडी किया गया कि एक एक्टिव और नेचुरली अकरिंग लाइफ कैन नॉट बी सस्टेन्ड एट दानिकली इथोपिया। इथोपिया में एक एरिया है, ठीक है, ये दानिकली आप देख पा रहे होंगे, जो इसका नॉर्थ ईस्ट एरिया है ना, ये इथोपिया कंट्री है, ठीक है। ये आपको जस्ट आपको अफ्रीकन हॉर्न जो है ना, हॉर्न कंट्री, जिबूटी हो गया, सोमालिया हो गया, एरिट्रिया हो गया, ये एरिट्रिया और ये आपको इथोपिया का बॉर्डर में ये एकदम पर्टिकुलर एरिया में मिल रहा है। देखिए ये बॉर्डर है, ठीक है। ये एरिया में ऐसा हाल है कि वहाँ का जो लेवल है ना मिट्टी का, वो एकदम 100 मीटर सी लेवल से भी नीचे है। उसके अलावा और भी वहाँ का पीएच लेवल जो है ना बहुत लो है। पीएच लो मतलब एसिडिफाइड है पूरा, यानी उसके बाद सॉल्ट का कंटेंट भी वहाँ के जो है ना बहुत ज्यादा है। तो ये सब चीज की वजह से कैसे कोई वहाँ पे जीवित रह सकेगा, कोई भी, ना ही प्लांट है ना ही कुछ है। आप गूगल करोगे ना इसका इमेज एग्जैक्टली देखोगे तो आपको दिखेगा बंजर जमीन की तरह। तो
पर वो ज़मीन दिखाना ज़रूरी नहीं था, मैं बोल दिया, शायद उम्मीद कर सकता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। बट ये लोकेशन दिखाना आपके लिए इंपॉर्टेंट था कि इथियोपिया हो गया, इधर ऊपर हो गया एरिट्रिया, यहाँ आपको जिबूटी हो गया और नीचे सोमालिया, ठीक है। ये देख पा रहे होंगे आप कि ये कौन सा ये है, यहाँ से आपको ये रेड सी है, ठीक है। रेड सी थोड़ा आगे जाएगा और उसके बाद फिर ये सूज कैनल होते हुए आपको मेडिटेरियन सी में भी चला जाता है, ठीक है। ये हो गया यमन हो गया, इसके ऊपर आपको सऊदी अरबिया मिलेगा। तो कुछ कुछ आसपास के लोकेशन भी देखते रहिए, जब भी आपको मैप देखने का मिले आप प्लीज आसपास की चीज को जरूर देख लें, ठीक है, चाहे वो जरूरी हो या नहीं हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि यूपीएससी आप दे रहे हैं, आपके लिए जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम के लिए रेडी होना है, आपको एज एस्पिरेंट एक आईएएस ऑफिसर, एक ऑफिसर वाली क्वालिटी के लिए आपको प्रिपेयर रखना है, ठीक है। तो आपके पास सब चीज का नॉलेज होना चाहिए। तो ये दनेकिल जो है ना इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लोएस्ट प्लेस एट 100 मीटर बिलो लेवल, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड का सबसे लोएस्ट प्लेसेस में ये आता है, जो कि 100 मीटर लो है सी के लेवल से भी। सोच सकते हैं सी के लेवल से 100 मीटर लो है। इसके अलावा जो प्लेन है वो ये जो प्लेन है ये कैसे फॉर्म हुआ कि यहाँ पे कुछ अमाउंट जैसे ही वाटर आता है ना, ये इवोपरेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो वहाँ पे जो इनलैंड वाटर है ना वो रहता ही नहीं है ना। तो इसीलिए वो क्या होता है, एक बंजर जमीन की तरह हो गया। इसके अलावा ये जो है ना लगभग 10 लाख ऑफ टन का जो सॉल्ट है ना, ये उसके ऊपर मतलब बिछा हुआ है। तो कैसे कोई चीज़ सर्वाइव करेगा जब नमक का इतना ज़्यादा मात्रा है। तो इसीलिए ऐसा बात है। डेड सी किस कंट्री में लोकेट है, ये प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, या एटलीस्ट आप गूगल तो कर ही लीजिए, ठीक है। ये काफ़ी, जब कुछ इस तरह का चीज़ आ रहा है ना, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो प्लीज़ आप लोग आंसर दिया करिए, या आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव करेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक हो गया आपका गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम। अभी हाल ही में हमने व्हाट्सएप से रिलेटेड डिस्कस किया था कि क्या इशू हो गया था, सिक्योरिटी से रिलेटेड किस तरह का अटैक हुआ था, जो इसराइल के एक जो कंपनी है उन्होंने अटैक करवाया था। लगभग 1400 अकॉर्डिंग टू व्हाट्सएप हम लोग मतलब जान रहे हैं कि लगभग 1400 लोग उससे इन्फेक्ट हुए थे, कि वो वायरस वहाँ गए थे, उनके डेटा कुछ निकाले गए। तो उसी के तौर पे ना गवर्नमेंट, जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा एक गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम का लॉन्च किया गया, जिसको गवर्नमेंट के लोग ही यूज करेंगे, ठीक है। और ये जो बनाया गया है एनआईसी के द्वारा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा बनाया गया, ध्यान दीजिएगा कीवर्ड है यहाँ का, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जितने भी एम्प्लॉय है ना सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के, वो लोग आपस का डिस्कशन करने के लिए, पर्सनल छोड़ के आपस का डिस्कशन करने के लिए ना अपने और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में वो ये मैसेजिंग सिस्टम को यूज करेंगे, जो कि जिसका डेटा हमारे पास ही रहेगा, ठीक है, ना कोई टेंशन है। क्योंकि व्हाट्सएप का डेटा आपको पता होगा, ये फेसबुक के द्वारा ही, ये पेरेंट कंपनी है व्हाट्सएप का, तो ये कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स में है। तो सारा डेटा जो है ना हमारा, जो भी आप मैसेज करते हैं ना किसी को भी, तो वो जाता है सेव कहाँ पे है, तो सारा यूएस में सेव है, ठीक है। आपके पास कुछ भी सेव नहीं है। हाँ, बट ये है कि फिर जो व्हाट्सएप है ये आपको एंड टू एंड इंक्रिप्शन का, आप देख जब भी कुछ कॉल करते होंगे या मैसेज करते होंगे तो आपको ऊपर लिखा हुआ रहेगा एंड टू एंड इंक्रिप्शन। आप खुद भी टेस्ट कर सकते हैं, मैंने पिछले क्लास में आपको जब व्हाट्सएप से रिलेटेड पढ़ा रहा था तो मैं बताया भी था, ठीक है। तो ये सब चीज वहां पे मिलता है। तो ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन ना आपको जीआईएमएस में भी मिलेगा, ठीक है। इस वाले हमारे ये खुद का है, और ये हमारे खुद के जो भी सेंट्रल और स्टेट के गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है ना, ये इनके लिए ही स्पेशली बनाया है, ठीक है। तो यही सब कुछ था, काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। चलिए देखते हैं और भी मैं तो बोलूंगा कि इस तरह का ही एप्लीकेशन पूरे वर्ल्ड, मतलब हमारे कंट्री में स्पेशली सभी को यूज करना चाहिए, क्योंकि ये ऐप जो है ये हमारा है और खुद का है, इसमें किसी भी हमारा डेटा हमारे पास ही रहेगा, तो ये ज्यादा सिक्योर और सेफ है, ठीक है। अगला टॉपिक हो गया ऑक्सीजन पार्लर। बहुत सारे पार्लर आपने सुना होगा, चलिए अभी एक बार आपको ऑक्सीजन पार्लर भी बता देता हूँ। ये हाल ही में नासिक के जो रेलवे स्टेशन है ना, वहाँ पे ये एयर पोल्यूशन को फाइट करने के लिए निकाला गया, ठीक है। क्या करेगा ये कि जो भी वहाँ पे जो ट्रैवलर्स है ना, जो भी वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, स्टेशन में आ जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, एक ऑक्सीजन पार्लर का काम है, ठीक है। वो क्या करेगा कि आपको वहाँ जाएंगे, आपको कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पे चाहेंगे, और आपको ऑक्सीजन एक तरह से मास्क दे देंगे, और आप इनहेल करिए 1 घंटा 2 घंटा, आपको एकदम शुद्ध मतलब फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा। लगभग 5 मोस्ट हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स है ना, वो वहाँ से फिल्टर करता है, उसके बाद देता है। और ये किन 2 बॉडी के द्वारा बनाया गया है, तो एरो गार्ड एक बॉडी है, प्राइवेट बॉडी है, उनके साथ कोलैबोरेट किया इंडियन रेलवे, और ये फीचर नासिक रेलवे स्टेशन में दिया है। तो नासिक रेलवे स्टेशन है, ध्यान दीजिएगा, ये कीवर्ड है, ठीक है। नासिक कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब ज्यादा बेसिक इसके बारे में, ये सब जो टॉपिक है ना लास्ट के, इसके बारे में इसमें मैं ज्यादा डीप एनालिसिस नहीं करूंगा, जस्ट बेसिक समझाऊंगा जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। ये सब कुछ कुछ जो भी छोटे मोटे है ना, इसको ऐसा नहीं कि आप नेग्लेक्ट करके चलिए, कुछ कुछ ऐसा बेसिक चीज इसमें कभी कभी होता है कि इसी टॉपिक पे ना ऑक्सीजन पार्लर भी आपको 5 स्टेटमेंट दे देगा, बट वो सब छोटे छोटे रहेंगे। बस आपको अगर हल्का सा पता हो जाए ना, तो आप आसानी से चुटकियों में करके चले जाएंगे, ठीक है। अगला टॉपिक है ई बिक्री पोर्टल, ठीक है। ई बिक्री पोर्टल, ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ा आपको उटपटांग लगेगा कि बेकरी है या बिक्री है, क्या है, खैर जो भी हो, हमें बस अपने
याद रखने से मतलब है, एग्जामिनेशन में हमें टिक करने से मतलब है, और कोई हमसे और इसके बारे में और कुछ हम लोग इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये ई ऑक्शन पोर्टल है। जो भी बिजनेसमैन बैकग्राउंड, बिजनेस बैकग्राउंड से है या किसी और उस लाइन से है ना, फाइनेंस से रिलेटेड, तो उनके लिए और ज़्यादा है, वो लोग जान सकते हैं। बट हमें इस एज अ मतलब एस्पिरेंट आपको ऑल इन वन नॉलेज होना चाहिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हल्का बेसिक हम लोग इसके बारे में इसलिए जानेंगे, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा हाल ही में ये एक ई ऑक्शन पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो कि क्या करेगा कि जितने भी बैंक है ना, उनके पास जो भी एसेट आते हैं ना, जो भी मान लीजिए एनपी आते हैं और वो बैंकरप्ट हो गए, तब उनके पास जो भी एसेट आ गए ना एक्स्ट्रा, या उनके पास बॉन्ड्स हैं, ठीक है, वो बॉन्ड रिलीज करना चाहते हैं, तो मतलब एक तरह से जो भी एसेट्स हैं उनके पास किसी बैंक के पास, तो अगर जब वो एसेट रिलीज करना चाहते हैं ना, तो वो एक तरह से ऑक्शन कर सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से, ठीक है। तो इसलिए काफी ज्यादा न्यूज में था। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा है, ना कि आप आरबीआई के द्वारा। ये बैंक है इसमें इन्वॉल्व, बट ये फाइनेंस मिनिस्ट्री है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा ये जो फ्रेम है, ये जो पोर्टल बनाया जाएगा ना, ये सिंगल विंडो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज जो भी जैसा भी होगा, सारा इंफॉर्मेशन आपको इस पोर्टल में मिल जाएगा, तो काफी ज्यादा मतलब कन्वीनियंट और ज्यादा इजी होगा आपको यूज करने में, ठीक है। अगला टॉपिक है एमपी मध्य प्रदेश को पहला फर्स्ट एलिमेंट मतलब एलिफेंट कॉलोनी मिल गया है। किस जगह में? तो बंधवगढ़ फॉरेस्ट में, ठीक है। बंधवगढ़ फॉरेस्ट से रिलेटेड आपने शायद सुना ही होगा। तो बंधवगढ़ में ना पहला एलिफेंट कॉलोनी बनाया गया। कॉलोनी मतलब क्या हो गया? जिस तरह से एक एरिया आप बोल सकते हैं, वहां पे सिर्फ एलिफेंट्स ही वहां पे रहेंगे, ठीक है, और वहां पे कोई नहीं रह सकते, उनका वो एक तरह से एरिया हो गया, एक तरह से आप बुक कर दिए। कोई ऐसा नहीं है कि नेशनल पार्क या सेंचुरी, कुछ नहीं है, वो कॉलोनी यहाँ पे बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये बंधवगढ़ फॉरेस्ट में है। और बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है ना, ये 1968 में बनाया गया था, नोटिफाई किया गया था मतलब। और मतलब हाँ, ये टाइगर रिजर्व 1968 में इसके नोटिफाई किया गया था, बट ये 1993 में एज अ टाइगर पार्क मतलब इसको घोषित किया गया था, ठीक है। 68 से 93, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा ये किसके बॉर्डर में पड़ता है? कि ये नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर जो कि मध्य प्रदेश का है ना, वो वहां पे पड़ता है सतपुरा माउंटेन रेंजेस के पास में, ठीक है। सतपुरा माउंटेन रेंजेस क्या है? सतपुरा जानते हैं ऑफकोर्स आप लोग, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है ना, वहाँ पे ये आपको बंधवगढ़ मिल जाएगा, वहीं पर ये पार्क है, ठीक है। अगला टॉपिक है टाइफून फैनफोन। ये टाइफून फैनफोन ये क्या है? तो ये हाल ही में मतलब टाइफून तो जानते हैं, हमारे यहाँ साइक्लोन बोलते हैं, वहाँ पे जो भी वो आपको जापान एरिया है ना, जापान के साइड वाले एरिया में, वहाँ पे टाइफून बोलते हैं, जापान फिलीपींस में। तो फिलीपींस में एक बहुत बड़ा मतलब साइक्लोन आया, तो इसीलिए ये ज्यादा न्यूज में था, तो हम ये जान लिए। हाल ही में अभी हमारे यहाँ पर भी कौन सा साइक्लोन आया है, प्लीज एक बार देख लीजिए। और बहुत वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का बहुत बुरा हाल हुआ है, तो थोड़ा उससे रिलेटेड भी आप हल्का फुल्का नॉलेज रख लीजिए। इस बार के एग्जाम के लिए, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है ये साइक्लोन, बट मेंस या उससे रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड तो आप प्रिपेयर खुद को करेंगे ना, तो उससे रिलेटेड आप देख सकते हैं, ठीक है। फिलीपींस में ना ये जो टाइफून फैनफोन है ना, इसको उर्सुला भी बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में, मतलब टाइफून को उर्सुला भी बोला जाता है वहाँ के लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। थोड़ा ये बेसिक सा हो गया ये टाइफून से मतलब फिलीपींस के बारे में। बट जब भी कुछ इस तरह का साइक्लोन आता है, तो हमें रिस्पॉन्सिबल बनता है कि हम भी थोड़ा उनके बारे में भी जान के रखें, ठीक है। आखिर सभी हमारे पड़ोसी देश ही हैं, जिनके साथ हमें हंसते खेलते जिंदगी बिताना है ना। अगला टॉपिक है टनल अंडर रोहतंग पास। रोहतंग पास के बारे में सुने ही थे हम लोग। तो रोहतंग पास के में जो टनल बनाया गया ना, उनको अब नाम दिया जा रहा है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से। कब? वो भी दिसंबर 25 को, जो कि एक जिसको हम लोग 25 दिसंबर क्या चीज से सेलिब्रेट करते हैं? एज ए गुड गवर्नेंस डे, ठीक है। तो इसी दिन, और उनका अटल बिहारी जी का जन्मदिन भी हम सेलिब्रेट करते हैं, तो इसी दिन क्या कर रहे हैं, उनका नाम से एक टनल को घोषित किया गया है, जो कि रोहतंग पास था, ठीक है। ये टनल लगभग 8.8 किलोमीटर का है, जो कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट होगा, जो कि 3000 मीटर हाइट में बनाया गया है, ठीक है। लॉन्गेस्ट मतलब 3000 मीटर, ये ध्यान दीजिएगा, ये कीवर्ड है इस जगह का, ठीक है। ये जो टनल है, ये लगभग पीर पंजाल रेंज में पड़ता है, ठीक है, क्योंकि तो ये जो रोहतंग पास है कहाँ था? पीर पंजाल एरिया में, तो ये टनल भी वहीं होगा। इसके अलावा जो सेरी एक नाला है, मतलब एक वाटर बॉडी है, जो कि ठीक इस टनल के ऊपर से क्रॉस करता है। तो काफी मशक्कत से ये बनाया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग थोड़ा इसको वैल्यू देते हुए कि इस टनल को भूल ना जाए, आप इसे याद रखिएगा। ऊपर से अटल बिहारी जी के नाम से है, तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे जो लास्ट जो अभी आपको भारत रत्न दिया गया है, वो कौन से 3 पर्सनालिटी है जिनको दिया गया है? प्लीज एक बार आप लोग गूगल कर ले, अगर आपको पता नहीं है तो, वरना आप अगर पता है तो रिवीजन जरूर कर ले, ठीक है। अगला टॉपिक है हुनर हाट। हुनर हाट से रिलेटेड भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि हुनर हाट मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा किया गया है। ध्यान दीजिएगा, हुनर है, हुनर से रिलेटेड है। किसके तहत? तो अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट स्कीम, यूएस, यानी उस्ताद।
उस्ताद करेंगे हुनर हाट के मदद से। कौन? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। कौन है इसके मिनिस्टर? प्लीज एक बार जाके गूगल करिए कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स कौन है। ठीक है, तो उस्ताद स्कीम जो है ना, इसके तहत बोला जा रहा है कि ये करेंगे प्रिजर्व कैसे किया जा सके, प्रमोट कैसे किया जा सके, रिच हेरिटेज जो भी है ना ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट का इस माइनॉरिटी कम्युनिटीज का, वो कैसे किया जा सके, प्रिजर्व और प्रमोट, ये चीज इस उस्ताद स्कीम के तहत किया जाएगा। ठीक है, और इसके तहत एक एग्जीबिशन भी लगाया जाएगा हैंडीक्राफ्ट का, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स का, जो भी आर्टिसंस बनाते हैं ना माइनॉरिटी कम्युनिटीज के, तो उनको ये एक तरह से एग्जीबिशन भी किया जाएगा। ठीक है, ये सब चीज करके ही तो आप प्रमोट और सपोर्ट कर सकेंगे माइनॉरिटी को, कि उनको और ज्यादा। देखिए हुनर हाट हम पढ़ रहे हैं, इससे रिलेटेड पहले भी हमने बहुत सारे आपको ट्राइबल पीपल या माइनॉरिटी कम्युनिटी से रिलेटेड बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड देखा है। तो कोशिश करिए क्या कि आप एक जगह ये सबको रखिए। मैं तो कोशिश करूंगा है कि आपको सारा डेटा मैं टाइम पे एक साथ सब कुछ दे दूं, कि आप लोग को रिवीजन करने में सुविधा हो। अगर अभी नहीं भी दे पाया तो देखिए, अभी के लिए तो जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट वो तो दूंगा ही, पर मेन सब पॉइंट से ये जरूरी है कि सारे चीज आपको एक जगह हो, ताकि आपको याद करने में सुविधा हो, कि अगर ट्राइबल या माइनॉरिटी से रिलेटेड कुछ भी आए तो आप आसानी से ये सब सारे जो भी है ना हुनर हाट या इस तरह के जो भी माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा स्कीम अगर लिख देंगे, तो आपको एटलीस्ट आप अपने आंसर में +2 मार्क्स ऐड करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया कुछ कुछ बातें छोटे मोटे। बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हो गया आपको स्नो एक्स। ये स्नो एक्स क्या है? तो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया एक सीजनल कैंपेन है, जो कि पार्ट है मतलब पार्ट है 5 ईयर प्रोग्राम का। ठीक है, इसका जो स्नो एक्स है ये 5 साल का प्रोग्राम है, जो कि इनिशिएट किया गया था 2016-17 में। तो 5 साल कितना, वही 21-22 तक जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, तो कैसे इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, कैसे एड्रेस किया जा सके इंपॉर्टेंट गैप्स, जो कि स्नो एरिया जो ना रिमोट सेंसिंग नॉलेज कैसे गैदर किया जा सके, और कैसे करके मतलब फ्यूचर स्नो सैटेलाइट मिशन हम और आगे भेज सके। हम नहीं, नासा के द्वारा कैसे वो और मतलब स्नो एरिया जहाँ पे है ना, वहाँ से रिलेटेड कैसे आपको सैटेलाइट और ज़्यादा से ज़्यादा भेज सके, कि और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके। ये सब चीज़ से रिलेटेड ये स्नो एक्स प्रोग्राम रखा गया है, टोटल 5 साल का है। ठीक है, जिसमें ये लोग बहुत ही अच्छे तरह से स्नो का वाटर इक्विवेलेंट SWE ना, जो भी फॉरेस्टेड एरियाज में ना, वो अच्छे से वो इन्फॉर्मेशन निकाल सके। ठीक है, जब उनको डेटा मिलेगा तब तो उसके बेसिस पे ऊपर सैटेलाइट भेजेंगे, जब डेटा ही मिलेगा नहीं तो वो कैसे बिना इन्फॉर्मेशन का सैटेलाइट भेज देंगे। ठीक है, तो इसलिए ये एक तरह का नासा का है, ध्यान दीजिएगा, ये नासा यहाँ का कीवर्ड है। ठीक है, अगला टॉपिक है पिनाका गाइडेड वेपन्स। तो पिनाका गाइडेड वेपन्स ना, ये इंडिजिनियसली बनाया गया। इंडिजिनियसली मतलब होता है खुद के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारे द्वारा खुद के बनाया गया है। और ये कहाँ से, ये मतलब अभी स्टार्टिंग में टेस्ट किया गया अभी फिलहाल, तो ये चांदीपुर जो कि उड़ीसा कोस्ट है ना, वहाँ पे ये टेस्ट किया गया। ठीक है, देखिए किसी भी तरह का वेपन्स वगैरह होता है ना, ये चांदीपुर जो कि उड़ीसा कोस्ट में वहाँ पर टेस्ट किया जाता है। ठीक है, और ये मैं बता दूं कि ज्यादातर जो भी चीज मिलेगा वो आपको ईस्टर्न साइड में टेस्टिंग करवाया जाता है, आपको वेस्टर्न साइड में क्यों नहीं होता है। प्लीज आप लोग एक बार गूगल करिए, और इसका स्टेटमेंट जो भी रीजन है ना, आप लोग को जो भी इन्फॉर्मेशन आप निकाल पाते हैं, प्लीज एक बार कमेंट करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। हो सकता है कभी आपको मे बी इंटरव्यू या किसी आप एज एस्पिरेंट है तो आपको कोई भी आम जनता या कभी आपके रिश्तेदार पूछ दे, तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि हमेशा ये ईस्टर्न घाट में मैक्सिमम टेस्टिंग होता है वेस्टर्न घाट के कंपेयर में, क्यों ऐसा। ठीक है, तो अभी उड़ीसा के जो वेस्ट कोस्ट है, वहाँ पे ये सारे जो भी टेस्ट रेंज है ना, जो भी मिसाइल्स हो या कुछ भी इस तरह का चीज वेपन्स हो, तो यहाँ पे टेस्ट होता है। और श्रीहरिकोटा से क्या होता है, आपको मिसाइल लॉन्च होता है। ठीक है, मिसाइल लॉन्च एक और जगह से होता है, वो कौन सा जगह है, वो आपको इस एरिया में पड़ता है। प्लीज बताइएगा कौन सा है, ये भी थोड़ा आप गूगल कर लीजिए। ठीक है, और ये जो पिनाका बनाया गया है DRDO के द्वारा बनाया गया है, जो कि हमारा ही बॉडी है ना। इसके अलावा इसका जो रेंज है ये लगभग 30 से 40 किलोमीटर रेंज का है, जिसे एक्सीड करने का जा रहा है पिनाका मार्क 2 के तहत 70 से 80 किलोमीटर बनाने का सोचा जा रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात हो गया, तो याद रखिएगा, क्योंकि ये हमारा खुद का बनाया हुआ है, तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है मिशन शत प्रतिशत। ठीक है, 100% क्या है, तो हम अभी कभी कभी कुछ मुहावरा बोलते वक्त बोलते हैं ना, 100% सही कह रहे हो, तो इसी सबसे रिलेटेड पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये चीज लाया है, इसे लॉन्च किया गया है, ताकि कैसे करके क्लास 5 से लेकर 12 मतलब 5, 5, 8, 10 और 12 के जो भी स्टूडेंट्स है ना, उनको कैसे वो इम्प्रूव कर सके, ताकि 100% रिजल्ट आए। ठीक है, तो ये सब चीज के लेके ये पंजाब गवर्नमेंट के जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने ये इनिशिएटिव लाया है, तो ये पंजाब के द्वारा है, यहाँ का ये कीवर्ड हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें मेन स्लोगन वो लोग रखे हैं, असंभव नु संभव बनाइए, 100% नतीजे ले आइए। मतलब ये पंजाबी में बोला जा रहा है कि मेक इम्पॉसिबल पॉसिबल एंड सिक्योर 100% रिजल्ट। ठीक है, बस बेसिक सा चीज है, आप भी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि असंभव को संभव हमें ही बनाना है, इस बार प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में भी। ठीक है, अगला टॉपिक है गांधी सिटीजनशिप एडुकेशन प्राइज। तो ये गांधी से रिलेटेड है, पर देखिए ये पुर्तगाल के द्वारा दिया जा रहा है। और सबसे पहले जो
कौन है जो विजिट किए थे, तो वो कौन थे, पुर्तगीज थे। तो देखिए वो हमारे गांधी जी को कितना जहाँ वहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं कि उनके नाम से वहाँ पे सिटीजनशिप एडुकेशन प्राइज दे रहे हैं, है ना। तो ये काफी ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये डेडिकेट किए हैं किस फील्ड में, तो सोशल वेलफेयर स्कीम में ये अवार्ड दिया गया है। और ये जो अवार्ड है ये साल में एक बार एनुअली दिया जाएगा, और इसका फर्स्ट एडिशन जो है ना, ये एनिमल वेलफेयर लोग वाले लोग के लिए ये डेडिकेट किया गया है, ठीक है। अगला टॉपिक है स्ट्रैंड हॉग। ये स्ट्रैंड हॉग है क्या, तो ये एक मेलवेयर है, ध्यान दीजिएगा। आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पे 3-4 मेलवेयर का नाम दे देगा, और 3-4 कुछ अलग अलग चीज रहेंगे, और यहाँ पे मेलवेयर रहेगा, यहाँ पे मिसाइल रहेगा, या कुछ रहेगा। तो आप ये स्ट्रैंड हॉग आप समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम जो भी हमारे फ्रेंड सुन रहे हैं वो तो पहले कंफ्यूज आ जाएंगे स्ट्रैंड हॉग है क्या। तो ये मेलवेयर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये एक रियल टाइम मेलवेयर एप्लीकेशन होता है कि जब भी किसी एप्लीकेशन मतलब किसी के फोन में या किसी के डिवाइस में डाल देते हैं ना, तो फटाफट वहां पे जाके एक जेन्युइन एप्लीकेशन का रूप ले लेता है, और उसके बाद धीरे धीरे क्या करता है, आपका सारा डेटा को लेना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसलिए यूनियन मिनिस्टर ने हाल ही में अलर्ट किया सारे स्टेट्स को कि ये जो मेलवेयर है ना स्ट्रैटहॉग, ये बहुत ही बुरी तरह से फैल रहा है, और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में ज्यादातर ये बग पाया जा रहा है। बग मतलब क्या हुआ, किसी ये बग क्या हुआ, एक तरह का कोडिंग होता है जो ये प्लेस कर देते हैं, और वो कोड क्या करते हैं, बाद में एक एप्लीकेशन को वहां पे खुद ब खुद इंस्टॉल कर लेते हैं बिना आप लोगों के परमिशन से। आप जब कभी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो आपसे परमिशन मांगते हैं ना, यस 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 करते जाते हैं आप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यस यस करना तो सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि बिना यस किए वो एप्लीकेशन आप चला नहीं सकेंगे, और यस कर रहे हैं तो आप यानी आप अपना सारा डेटा उस जो एप्लीकेशन के जो ओनर है उनको आप दे रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट के द्वारा यही बोला जा रहा है कि ये बग जो है स्टैंड हॉग, ये ज्यादातर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में पाया जा रहा है, आईओएस में नहीं पाया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। एंड्रॉइड यहाँ लिखा हुआ है तो ये कीवर्ड है, हो सकता है आपको बोल देगा जितने भी टाइप के मोबाइल फोन है सब में ये पाया जा रहा है, तो ये उसमें नहीं, गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया है कि एंड्रॉइड स्पेशली में ये पाया जा रहा है, ठीक है। वैसे भी आईओएस जो है ना वो ज्यादा सिक्योर पाया जाता है एंड्रॉइड से, क्योंकि देखिए एंड्रॉइड एक फ्री है जहाँ पे आपको सारा एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, बट आईओएस में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, कुछ कम मिलते हैं, लिमिटेड मिलते हैं। मैक्सिमम वहाँ के जो एप्लीकेशन है वो सिक्योर रहते हैं, क्योंकि वो आपको पैसे देके लेने पड़ते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक है आपको आयरन यूनियन 12, ठीक है। ये आयरन यूनियन 12 है क्या, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, हमारा इसमें नहीं है, हम इसमें कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है आयरन यूनियन में। ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में हो रहा है, बट हम इसे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों ही हमारे बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है, हमारे अच्छे दोस्त हैं। तो हमको इसके बारे में है क्योंकि वो लोग आपस में कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हम भी तो करते हैं यूएई के साथ भी और यूएस के साथ भी। हो सकता है कल को जाके हम तीनों एक पार्ट बढ़ जाए इस तरह के एक्सरसाइज में। तो ये सब चीज आपको एक थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अगला टॉपिक है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ये गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, GOAL, ये एक फेसबुक प्रोग्राम है, ध्यान दीजिएगा। फेसबुक है, हो सकता है आपको इंस्टाग्राम या ट्विटर या किसी और चीज का नाम दे दे, तो ये एक फेसबुक प्रोग्राम है जो कि ये सोच से बनाया गया है ताकि कैसे करके ट्राइबल गर्ल्स होते हैं ना, ट्राइबल लड़कियां, उनको कैसे करके इनकरेज किया जा सके, कैसे गाइड किया जा सके पूरे ऑल ओवर इंडिया, ध्यान दीजिएगा, अक्रॉस इंडिया, ताकि विलेज लेवल में कैसे वो डिजिटल यंग लीडर्स के तौर पे अपने आप को लेके आ सके, ठीक है। तो इसलिए ये फेसबुक प्रोग्राम है एक गोल, जिसका नाम है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, ठीक है। अगला टॉपिक है जो कि आज का आखिरी टॉपिक है, फ्रॉग फोन। ये फ्रॉग फोन क्या है, मेढक का फोन, चलिए देखते हैं क्या है। तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट सोलर पावर्ड रिमोट सर्वे डिवाइस बनाया गया, जो कि इंस्टॉल्ड है ताकि एनी फ्रॉग पॉन्ड में जो भी होगा ना वो वहां पे हो, तो ये 3G और 4G सेलुलर नेटवर्क में काम करते हुए ये जितने भी फ्रॉग है ना उनका डेटा बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक पॉन्ड में देखिए, अगर कोई पोखर है ना, या पोखर है या पॉन्ड जो भी आप बोल दिए, तो वहां पे कितने मतलब उसका अगर आपको क्वालिटी पता करना है ना, तो आप सबसे पहले वहां पे देख लीजिए जो भी वहां के जीव जंतु है वो हंसी खुशी से रह पा रहे हैं कि नहीं, वो जीवित है कि नहीं। अगर है तो यानी वो जो पॉन्ड है या पोखर है वो बहुत अच्छा है, वो अच्छे मतलब अच्छे फुलफिल मैनर में है। अगर वो खुद मतलब पॉन्ड अगर जीव जंतु ही सही नहीं है, यानी पानी वहां का सही है नहीं, ठीक है। तो अगर यदि वहाँ जीव जंतु के बारे में पता चल जाए तो आप तो पता कर सकते हैं ना वो पानी की क्वालिटी क्या है, वहाँ पानी में क्या क्या चीज यानी पाए जाने वाले हैं। तो नॉर्मली ना मेढक होते हैं जो कभी पानी के अंदर जाते हैं, कभी पानी के बाहर भी आते हैं, तो उन्हीं का ही डेटा से ये वहाँ सर्वे कर रहे हैं कि कैसे करके अगर मेढक को इस तरह से सर्वे किया जा सके तो क्या करेंगे, ये एनालाइज भी कर सकेंगे कि हाँ क्या चल रहा है आगे। तो इसलिए मतलब पानी का क्वालिटी कैसा ये चल किया जा सकेगा, ठीक है। तो इसलिए एक फ्रॉग फोन बनाया गया कि पॉन्ड के बीच में मतलब इस जगह में एक तरह का आपको सोलर से पावर्ड रहेगा, और वहां पे 3G और 4G सेलुलर नेटवर्क भी रहेगा, जो कि आपको कम्युनिकेशन में मदद करेगा कि कितने फ्रॉग आए गए, और फ्रॉग को डिटेक्ट कैसे करेगा, ये आपको एक थर्मल कंडक्टिविटी ना जो भी होता है ये उससे आपको ये देखेगा, चेक करेगा कि वहाँ फ्रॉग कितने आए कितने गए,
कौन कौन, पूरा एकदम मॉनिटरिंग का काम करेगा फ्रॉग का लोकेशन को, ठीक है, कितना पॉपुलेशन है फ्रॉग का वहाँ पे। तो इससे क्या होगा, जो भी एनवायरमेंटल हेल्थ है ना उसका पता लगाया जा सकेगा, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के कुछ इंस्टीट्यूशन है ना, वो लोग एक साथ मिलके ये फ्रॉग फोन का इन्वेंट किया है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए है तो फ्रॉग फोन, बेसिक आपको पूछेगा और फ्रॉग फोन लिख देगा और इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे चीज लिख देगा, तो आप वहाँ कंफ्यूज कर सकते हैं। ये एक फ्रॉग से रिलेटेड ये फ्रॉग का सर्वे किया जा रहा है, जो कि फर्स्ट सोलर पावर्ड है, ठीक है, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर को एंड करते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा। कहीं पर भी किसी भी जगह में अगर आपको डाउट हो, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं, या आपको किसी जगह से मैं अगर अपनी तरफ से कुछ आपको चाहिए, मेरे तरफ से कुछ हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी बैठा हूँ। टाइम है हमारे पास, अभी ये जुलाई से पहले एग्जाम नहीं होने वाला है, तो आप बस बने रहें, जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट करते रहें, और प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम हर एक वो इंसान तक पहुँच सके